बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, अपोजिशन रहनुमाओं की रिक्वेस्ट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, कौन से गिले शिकवे किए गए, ये बताएंगे। और इसके साथ हम बताएंगे कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस क्या खटाई में पड़ गया है और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, और पीटीआई ईद के बाद जो तहरीक चलाने जा रही थी उसका मुस्तकबिल क्या होगा। फिर एक ताज़ा तरीन इतला ये आ रही है कि केपी के वो दुनिया का नया सिंगापुर बन गया है। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है, इसका जायज़ा लेंगे। और अडयाला जेल उसके बाहर एहतजाजी कैंप लगने जा रहा है, इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं भी वीलॉग बनाऊंगा और डॉलर कमाऊंगा। और आखिर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, वो आजकल लंदन के दौरे पर हैं, उसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इन तमाम चीज़ों का अहवाल अपने वीलॉग में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहे। ले जी, आ गई वो घड़ी जिसका इंतज़ार था पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को, और आज हो गई है मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से। और मुलाकात करने वालों में जो पीटीआई के रहनुमा थे, उमर अयूब साहब थे, इनके साथ बैरिस्टर गौहर थे, सलमान अकरम राजा साहब थे। इन्होंने मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से। एक लंबे गिले शिकवे, यानी कि सामने बैठे उन्होंने कहा, जनाब साढ़े नाल जुल्म हो रहा पाकिस्तान के अंदर, साड़ी किते सुनवाई नहीं हो रही, ਤੁਹਾਡੇ हुकुमां नूं भी साइड ते किया जा रहा। वह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो रियासत है वो खुद ही टेररिज्म कर रही है, दहशतगर्दी वो खुद कर रही है। अब जब वो मुलाकात कर रहे हैं तो उसके बाद उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मीडिया से टॉक की। उन्होंने एक बात मनवा ली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से। उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो प्रॉपर मुलाकातें इमरान खान साहब से अडयाला जेल में होनी चाहिए, इस पर पाबंदी बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं, और इसका हुक्म तो आप खुद ही जारी करते हैं। साथ उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस की तारीख तब्दील कर दी जाती है, लेकिन अदालती हुक्म होता है उसके बावजूद तारीख तब्दील हो जाती है, इसका आप नोटिस लें। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बाबर अवान साहब जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि माजी में जो जेल के ट्रायल थे वो तो ओपन होते थे, लेकिन अब नई रवायत पड़ गई है पाकिस्तान के अंदर कि अदालती अहकामात के बावजूद मुल्क के अंदर एक एक फ़र्द पर कई कई एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, और इसके बावजूद ओपन ट्रायल की कोई भी जगह पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। फिर सलमान अकरम राजा साहब, वो पंजाब से क्योंकि इलेक्शन लड़े थे लाहौर के अंदर से, उन्होंने कहा कि पंजाब में स्टेट टेररिज्म हो रही है और पंजाब में पुलिस को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में भी चीफ जस्टिस को बताया, और खतूत का जिक्र भी हुआ। जहाँ पे इतनी बातें हुई तो खतूत का जिक्र भी हुआ होगा ना। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ख़त लिख रहे हैं, 9 मई के मामले पे भी उन्होंने ख़त लिखा, 26 नवंबर के मामले पे भी ख़त लिखा, लेकिन अभी तक उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। चीफ जस्टिस साहब इस पे कोई बात भी नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने जो सेनेटर्स और मेंबरान असेंबली के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का मामला भी उनके सामने रखा, और साथ उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि हम वकला को भी स्टे डरा रही है, उन्होंने ये भी इस पे बात की है। और उन्होंने कहा कि पुलिस गर्दी, रियासती जबर का मामला जो है हर तरफ यहाँ है। इसके अलावा जो चेयरमैन पीटीआई थे बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को जो हमने डोजियर फ़राहम किया हुआ था उसके बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि हमारे केसेस नहीं लग रहे और हमारे अरकान को ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है। फिर साथ एक ये भी बात हुई कि खान साहब को तो ना किताबें दी जा रही हैं और ना एक्सरसाइज मशीन दी जा रही है, और आपके जो अहकामात हैं उनको भी कोई ख़ातर में नहीं लाया जाता। इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को मजाक बना दिया जाता है, और कहीं भी जब उन्होंने कहा कि अदालत से कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा, और फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, आखिरी ऑप्शन हमारे पास सियासी जद्दोजहद का ही बचता है। वैसे मेरी इस मुलाकात, ज़ाहिर बात है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो अपोजिशन रहनुमा है,
उनकी मुलाकात होनी भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। जब आईएमएफ का वफ़द आया था तो उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें बुलाया था, उन्हें बताया था कि हम प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का वक़्त लिया है। तो ये अच्छी बात है, उनके गिले-शिकवे हो गए हैं। लेकिन एक सवाल ये है, मैं अपोजिशन रहनुमाओं की बात करता हूँ, तो आप जब आपका दोहरा म्यार तो इस तरह नज़र आता है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब एक कानूनी तरीके से अम, यानी कि चीफ जस्टिस नहीं बने। आप उन इन अपोजिशन रहनुमाओं की गुफ्तगू चेक कर लें, वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर किस किस्म के सवालात उठाते हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर आईएमएफ को ख़त लिख दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुसी कह रहे हो जनाब चीफ जस्टिस साहब तुसी साडी कोई गल सुननी, साडी होर ते कोई गल नहीं सुन रहे। तो इसलिए ये दोहरा म्यार जो है ना, इस पे अवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। आप या तो देखें कि आपने अगर अदालत के साथ खड़े होना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को आपने स्टैंड करना है। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है। लेकिन तुसी उन्हां दा कंधा तोड़दे हो, तुसी कहंदे जनाब गैर कानूनी तरीके नाल सीनियरिटी और उन जूनियर लोगों को पीछे बदल दिया। एक तरफ तो खुद ही चले जाते हो दूसरे जजां की तरफ, दूसरी तरफ आप इधर आ जाते याह्या अफरीदी साहब की तरफ। तो लिहाज़ा आपको अपने रवैयों पर भी गौर करना चाहिए। साथ आ जाते हैं जी कि अपोजिशन पे बात हो रही है और कुछ दिन पहले जो है वो मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, पीटीआई के रहनुमाओं की, असद उमर उसमें असद कैसर साहब मौजूद थे, उसके अंदर उन्होंने मुलाकात की थी। जिसके बाद ये ख़बरें गर्दिश में आ गई कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस जल्द मार्ज़ वजूद में आ जाएगा। लेकिन इत्तला ये है, मौलाना फजलुर रहमान बड़े सियाने आदमी हैं, मैं इत्तला आपको बाद में दूँगा। मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मौलाना फजलुर रहमान को उनके जो मुशावरती लोग हैं उन्हें बताया गया कि भाई पीटीआई ईद के बाद तहरीक चलाना चाह रही है और पीटीआई जो है वो आपका कंधा इस्तेमाल करेगी। आपके पास क्योंकि एक फ़ोर्स मौजूद है, आप लाखों लोग सड़कों पे ला सकते हैं, लिहाज़ा आप फ़ैसला करते वक़्त 100 दफ़ा सोचिएगा। अब क्योंकि ईद करीब आ रही थी और ये अपोजिशन का जो अलायंस था इसने किसी न किसी शक्ल में तो सामने आना था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हालात की नज़ाकत और संगीनी को समझते हुए उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं होना। वो एक गैर मुल्की दौरों पर लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब दोहा, यूएई, दुबई, सऊदी अरब जा रहे हैं जी। अच्छा, वो इस अपने दौरे में वहाँ के मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब में भी जा रहे हैं, वो रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरा वहाँ पे गुज़ारेंगे। लेकिन ईद पर वो आएँगे या नहीं आएँगे, इसका भी अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का इस मौके पर गैर मुल्की दौरे पर जाना, ये अपोज़िशन के लिए बहुत बड़ा दचका है। लेकिन उससे पहले जाते-जाते मौलाना फजलुर रहमान 2 खड़ाक करके जा रहे हैं। वो खड़ाक क्या हैं? वो परवेज़ खटक को अपनी जमात के अंदर शामिल कर रहे हैं और कल जो है 22 फरवरी को परवेज़ खटक बाज़ाब्ता तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में शामिल हो जाएँगे। और इससे पहले उन्होंने एक और भी जो साथ बात की थी कि फजलुर रहमान के साथ खाली परवेज़ खटक नहीं आएँगे, उनके जो भाई थे वो भी उनके जेयूआईएफ के साथ के साथ शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अब इस सूरत-ए-हाल के अंदर जब मौलाना फजलुर रहमान गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं, तो जो बाकी जमातें थी, जो अपोज़िशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनना चाह रही थी, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल थे, तो उनके नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, उनका कहना है कि अभी ये मालूम ही नहीं कि ग्रैंड अलायंस बन रहा है कि नहीं। अब क्योंकि जब पहले मुलाकातें हुई थी तो एक इत्तला ये थी कि पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात पर आमादा कर रही थी कि वो अडयाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इस पे आमादगी ज़ाहिर नहीं की थी, जिसकी वजह से कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये सियासी फ़ायदा होने की बजाय कहीं उल्टा नुकसान ही ना हो जाए। तो लिहाज़ा उसके बाद जमीयत ने कुछ निकात दिए थे तहरीक इंसाफ से, उनसे उनसे वज़ाहत भी तलब की थी ना।
तो वो कह रहे हैं, जमीयत के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कई दिन गुजरने के बाद भी उसका जवाब नहीं आया। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो दोहा, मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई और सऊदी अरब चले जाएंगे, तो ये अपोजिशन अलायंस जो है वो बस डामाडोल ही रहेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ईद के अंदर और ईद के फ़ौरन बाद क्या पीटीआई ग्रैंड अपना जो है वो धरना दे सकेगी? मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में ये धरना मुमकिन था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये धरना कामयाब नहीं होगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अपनी शराइत पर ही पीटीआई का साथ देंगे। उनकी शराइत साथ ये भी हैं क्योंकि वो डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ते हैं। वो अली अमीन गंडापुर के बहुत ज़्यादा बयानात से नाराज़ भी हैं, लिहाज़ा वो ये भी चाहते हैं कि डेरा इस्माइल खां हो गया, बन्नू हो गया, कोहाट हो गया, टाँक हो गया, कर्क हो गया और हंगू, इसमें जब भी इंतखाबात हों तो पीटीआई फिर सोच समझ के ही अपने लोग खड़े करे या वो सीट एडजस्टमेंट कर ले। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब अपने सारे नुकात मनवा कर उसके बाद वो चले जाएंगे जनाब यूएई और उनके दौरों में। आगे आ जाएं जी, आगे बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान आया है। सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये पीके 70 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ये प्रोविंशियल उनके मेंबर असेंबली हैं केपीके के। उन्होंने एक बयान दिया है, वो अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की थी मीडिया के साथ। उन्होंने कहा कि भाई केपीके जो है वो सिंगापुर से भी तरक्की में आगे गुजर चुका है। तो सुहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि केपीके जो है वो सिंगापुर से ज़्यादा तरक्की कर चुका है। और मुझे ये वैसे बात जब मैंने उनका ये बयान सुना तो मुझे बड़ी हैरानी भी हुई कि क्या वाक़ई केपीके में इतनी तरक्की हो गई है कि उन्होंने सिंगापुर को भी पीछे छोड़ दिया है। मेरा ख़्याल है उन्होंने बयान जो है ना, मरियम नवाज़ के जो मंसूबे लग रहे हैं धड़ाधड़ पंजाब के अंदर, उनकी जेलसी के अंदर ये बयान दिया है। लेकिन हकीकत देख लें, अगर सिंगापुर की बात करें कि भाई वो सिर्फ़ तकरीबन कुछ 34-35 जिसे कह लें कि बहुत ज़्यादा उनका रकबा नहीं है, थोड़ा-सा उनका रकबा है। 60 लाख के करीब उनकी आबादी है और उनके जो रिज़र्व्स हैं 1.87 ट्रिलियन यूएस डॉलर हैं सिंगापुर के, और उनकी पर कैपिटा इनकम $93,956 पर कैपिटा इनकम है। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1588 है। कहाँ सिंगापुर, कहाँ केपीके। तो लिहाज़ा मैं तो फिर मौसूफ़ जो केपीके के मेंबर सूबाई असेंबली उन्हें यही कहूँगा कि भाई थोड़ी घट ही छड्डो जिहड़ी हज़म हो जाए। हाज़मा ही ना ख़राब करवा लियो सुहेल अफरीदी साहब, एड्डी वड्डियां छड्ड के। आपके अंदर सूरत हाल तो ये है कि वहाँ पे हाल ही में नए आईजी अपॉइंट हुए हैं। ज़ुल्फ़िकार हमीद साहब बड़े अपराइट से पुलिस ऑफ़िसर हैं और इनके पास एक वसी तजर्बा है। पुलिस की सारी सूरत-ए-हाल को ये समझते हैं, दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है, पुलिस के मैकेनिज़्म को कैसे फ़ाल करना है, ये एक बड़े कॉम्पिटेंट ऑफ़िसर हैं। ज़ुल्फ़िकार हमीद साहब हाल ही में इन्होंने केपीके के अंदर आईजी पुलिस का चार्ज सँभाला है। वो उन्होंने हुकूमत को कुछ सजेस्ट किया है कि केपीके में पुलिस की तनख्वाहें जो हैं ना बाकी तमाम सूबों से कम हैं। सीनियर जो अफ़सर हैं ना वो सूबे में तैनाती से गुरेज़ां होते हैं। ये बात उनकी दुरुस्त भी है क्योंकि दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो केपीके हुआ है। तो केपीके के अंदर अगर सीनियर ऑफ़िसर्स ने आना है तो वहाँ पे अगर पुलिस की तनख्वाहें इतनी कम हैं तो उसके अंदर कोई भी सीनियर पुलिस अफ़सर नहीं आता। तो इसको ये देखना चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि जो ग्रेड 18 के वहाँ पे एसपी होते हैं, वहाँ पे उनकी तनख्वाह ₹2,32,531 है, जबकि पंजाब में ₹3,73,487 है, सिंध में ₹2,99,496 है, बलूचिस्तान में ₹6,07,706 है। तो लिहाज़ा उन्होंने एक मिसाल दी है कि केपीके के अंदर जो है ना, वो पुलिस अफ़सरान की तनख्वाहें बहुत कम हैं। इसके साथ आ जाएँ जी, तहरीक-ए-इंसाफ़ अब ऐलान कर रही है कि वो अनकरीब जो अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएगी और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा उन्होंने ऐलान किया है कि शुमाली पंजाब के जो सदर हैं उन्हें हदायत जारी कर दी है कि अडयाला जेल कैंप में रोटेशन की बुनियाद पर अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर अपने कारकुनों के हमरा धरना दिया करेंगे। अब वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान कर दिया है कि ये धरना होगा और एहतजाजी कैंप में धरना होगा। देखते हैं कि उसकी
कैसे आगे सूरत-ए-हाल बढ़ती है। आगे आ जाएँ, एक और बात मैंने करनी है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की। शेर अफ़ज़ल मरवत जो है ना आजकल फायरिंग कर रहे हैं धड़ाधड़, धड़ाधड़। वो कह रहे हैं कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया है उन्होंने अदारों की तज़हीक की है और अदारों की तज़हीक से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो पार्टी के अंदर नीचा दिखाने के लिए तमाम लोगों ने अपना जो है ना पूरा ज़ोर लगाया है। कभी मेरे भाई को जो है केपीके की काबीना से निकाल दिया गया, मुझे कभी एहतजाज की ज़िम्मेदारी नहीं दी गई और मुझे कभी भी उन्होंने एक ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं दी जिसके बारे में अंदेशा हो कि इस एहतजाज के बाद मैं हीरो बन जाऊँगा। लिहाज़ा उन्होंने एक और धमाकेदार जो है उन्होंने एक इसमें एंट्री की है। वो ये कह रहे हैं कि मैं भी वीलॉग बनाऊँगा और डॉलर कमाऊँगा। ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब कह रहे हैं। अगर वो वीलॉग बनाएँगे तो हम भी वीलॉग बनाते हैं, तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। आखिर में जी सिर्फ़ बात करनी है जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा बरतानिया पर। वो दौरा बरतानिया पे गए हैं, पीटीआई ने वहाँ पे एहतजाज की कॉल दी थी लेकिन वो एहतजाज बुरी तरह नाकाम हो गया। उन्हें वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। वो ब्रिटिश आर्मी के जो वार मिनिस्टर लॉक वहाँ भी उन्होंने मुलाकात की है, वहाँ भी उन्होंने म्यूज़ियम का दौरा किया है और जो हिल गैरिज़न है वहाँ पे दौरा, वो भी उनका दौरा हुआ है। 19 फ़रवरी को वहाँ पे गए थे, वो अपना दौरा मुकम्मल करके वहाँ पे आएँगे। वो बड़ी पॉज़िटिव चीज़ें हुई थी। आपको अगले व्लॉग में इसका मुकम्मल अहवाल बताएँगे कि जनरल आसिम मुनीर साहब क्या चीज़ें लेके गए थे और क्या चीज़ें लेके आएँगे। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।